साइंटिफिक रिसर्च की बात करता है कि साइंटिफिक रिसर्च किस चीज के ऊपर फोकस कर रही होती है, ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, परस्यू द स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिगरस मेथड। ठीक है ना, रिगरस मेथड से यहाँ पर क्या मुराद है, देखें जब किसी चीज के अंदर रिगर होती है, रिगर मींस दैट यू कैन नॉट डिविएट फ्रॉम द गिवन अप्रोच। ठीक है, आपको अप्रोच दी हुई है, आप एक पर्टिकुलर अप्रोच दी हुई है, आपको बताया गया कि यार ये प्रोसेस जो है इस तरह होगा, इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा, फोर्थ स्टेप ये होगा, फिफ्थ स्टेप ये होगा। आपको वो तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है और रिगरसली फॉलो करना है। इट मीन कि देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट। ठीक है ना, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो वो रिगर नहीं होगा, रिगरस नहीं होगा, उसके अंदर रिगर नहीं होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो when the process is flexible then there is issue। so यहाँ पर जो साइंटिफिक रिसर्च की बात की जा रही है, यूजुअली जो रिगर होता है दैट इज इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर होता है रिगर आपके पास। ठीक है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसके अंदर आपके पास होती है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है उसके अंदर, उसकी ये वजह होती है कि एट एनी टाइम ऑफ द रिसर्च यू कैन go back to your objectives, you can revise your objectives, you can revise your interview protocol, and even you can decide that I want to take the more data from more respondents in qualitative। लेकिन quantitative में क्या होता है, quantitative में आपके पास एक flow of the research होता है कि first you try to find out the problem, then from that problem you articulate your research questions, and then you drive your research objectives from the research questions, and then you claim the certain hypothesis related to your research objectives, and according to those hypotheses you come up with a questionnaire, or you try to get some sort of the secondary data, then you collect the data, and then you do the certain analysis, and then you do the interpretation। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपका पूरा जो प्रोसेस है वो डिफाइन होता है, रिगरस प्रोसेस होता है, आप उससे डिविएट नहीं करते, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें देखिए, सॉल्विंग प्रॉब्लम इज अ जनरल थिंग इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दैट्स व्हाई आई हैवंट गॉन इन द डेप्थ ऑफ दैट। ओके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल थिंग्स आर ओवर देयर, लेकिन रिगरस जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव के अंदर होगा। ठीक है जी, तो क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, गैदर डेटा, एनालाइज देम एंड ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन्स फॉर देम। ठीक है, कंक्लूजन ऐसी होनी चाहिए जो वैलिड हो, एप्लीकेबल हो। ऐसी कंक्लूजन ना होंगे जो कि किसी भी रिसर्च से रिलेट नहीं कर रही होगी। लास्ट टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, हम किसी भी रिलेशनशिप को पेश करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हमारे पास प्रीवियस रिसर्च मौजूद होती है। ठीक है, प्रीवियस रिसर्च अगर एज इट इज नहीं होती तो एटलीस्ट हमारे पास ये होता है कि हमें कोई ना कोई कनेक्शंस मिल रहे होते हैं, कोई ना कोई क्लूज मिल रहे होते हैं, हम उन लॉजिकल कनेक्शंस के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को पोज करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द डेटा। तो जब हम उसको कंक्लूड करते हैं तो अगेन हमें क्या करना पड़ता है कि हमें वही प्रीवियस रिसर्च की तरफ जाना पड़ता है कि देखो प्रीवियस रिसर्चेस ने ये चीजें कही थी और हमारी जो रिसर्च है वो उस रिसर्च से अलाइन हो रही है या उस रिसर्च के अगेंस्ट में जा रही है। अगर अलाइन हो रही है दैट्स फाइन, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में जा रही है, उससे कंट्राडिक्ट कर रही है, जब कंट्राडिक्ट कर रही होगी रिसर्च तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि व्हाई वी हैव द कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स। ठीक है ना, हमारे रिजल्ट्स जो है वो कंट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमारे रिजल्ट्स किसी और यानी कि प्रीवियस रिसर्चेस हैं उनसे डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट में क्यों आ रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा जी, देन क्या कहना है, फर्दर मोर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टेंड्स टू बी मोर ऑब्जेक्टिव देन सब्जेक्टिव। ठीक है ना, देखिए साइंटिफिक रिसर्च यूजुअली द क्वांटिटेटिव वन। ठीक है, वो क्या होती है, मोर ऑब्जेक्टिव होती है देन द सब्जेक्टिव। सिंपल एग्जांपल आप लोगों को देता हूं मैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। देखिए आप लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम पेपर होता है, एग्जाम पेपर के अंदर यूजुअली आप लोगों के पास दो सेक्शन होते हैं, एक सब्जेक्टिव सेक्शन होता है, एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के पास जो है वो
सिर्फ ये होता है कि आइदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है, इट्स क्वाइट ऑब्जेक्टिव. इन सब्जेक्टिव व्हाट डू यू डू द डिटेल्स, राइट. सो द सेम थिंग इज हियर विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. व्हेन इट कम्स टू द क्वांटिटेटिव वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव, ठीक है. उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है, हम हर चीज को न्यूमेरिक्स में डालने की कोशिश करते हैं, इसको ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है ना. वी ट्राई टू लिमिट द रिस्पॉन्सेज. हम हमारी जो रिसर्च है, और जब हम किसी से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो क्वेश्चंस में भी हम क्या करते हैं कि हमारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उन रिस्पॉन्सेज को हम लिमिट कर देते हैं, ठीक है ना. इसी वजह से ऐसे क्वेश्चनियर्स डेवलप करना जिसमें लिमिटेड आपके पास रिस्पॉन्स करने का चांस हो, उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर कहा जाता है. आगे जब क्वेश्चनियर की डिस्कशन आएगी तो उस वक्त भी बात होगी, लेकिन अभी क्योंकि डिस्कशन हो रही है तो इस वक्त आपको साथ साथ समझाता हूं कि उसको क्या कहा जाता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है. बिकॉज इट्स अ सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के एक क्वेश्चन है, आपको 3 या 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं या 7 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपको उसी में से जो है वो अपने रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करना होता है, राइट. जबकि क्वालिटेटिव के लिए अगर कोई क्वेश्चनियर बनाया जाएगा तो उसको कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चनियर. ओपन एंडेड क्वेश्चनियर में क्या होता है कि आपने क्वेश्चन दिया और उसके बाद ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, ठीक है. तो जो रिस्पोंडेंट होगा आपका, जो पार्टिसिपेंट होगा, वो क्या करेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी परसेप्शन के हिसाब से, अगर आपने कोई परसेप्शन के हवाले से क्वेश्चन पूछा है तो वो वही लिखेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, परसेप्शन, व्हाटएवर, ठीक है. लेकिन क्लोज एंडेड के अंदर क्या होगा, हम उसको लिमिटेड रिस्पॉन्सेज देते हैं. तो जब हमारे पास लिमिटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं तो उसको हम न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो व्हेन देयर इज द ऑब्जेक्टिविटी देयर इज नंबर, व्हेन देयर इज नंबर देयर इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, व्हेन देयर इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च दिस इज द साइंटिफिक अप्रोच, द रिगरस वन, ठीक है. तो इसी वजह से तमाम चीजों को कनेक्ट कर दिया. क्या कर रही होती है, हेल्प मैनेजर्स टू हाईलाइट द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स एट द वर्कप्लेस दैट नीड स्पेसिफिक अटेंशन so as to avoid or minimize or solve problem, ठीक है ना. भाई रिसर्च ये भी हो सकती है कि आप किसी फैक्टर का किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर इंपैक्ट मालूम करें, रिलेशनशिप मालूम करें. और रिसर्च ये भी हो सकती है कि किसी चीज को अचीव करने के लिए व्हाट आर द क्रिटिकल फैक्टर्स, व्हाट आर द क्रिटिकल फैक्टर्स और व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी एड्रेस्ड. कि भाई हमने कैटेगराइजेशन कर दी, ठीक है, प्रायोरिटी बेस पे हमने उसको रैंक कर दिया चीजों को, या ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग हमने किसी चीज को रैंक कर दिया कि भाई हमारे पास ये, पहले तो हम ये देखें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द रीजंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है. हमने उन रीजंस को लिस्ट डाउन करने की कोशिश की. इसके बाद हमने ये देखा कि भाई किस फैक्टर की या किस पर्टिकुलर रीजन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है. तो फिर हमने जब इंपॉर्टेंस ले ली तो इंपॉर्टेंस को हमने क्या कर दिया, रैंक कर दिया, ठीक है. तो जो फर्स्ट रैंक पर आ रही है इट मीन दैट इट इज द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम, ठीक है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू टू बी एड्रेस्ड, ठीक है. तो प्रायोरिटाइजेशन, कैटेगराइजेशन, ठीक है. जो क्रिटिकल फैक्टर्स, वर्कप्लेस मींस द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जहां पर आप लोग काम करते हो, यू ऑल नो दैट. ओके. Then again, the scientific investigation and managerial decision making are integral aspects of effective problem solving. Yes, it is. Like if you want to solve the problem effectively, then you should go into the scientific investigation. You should do your business research on the basis of the quantitative analysis, right? Because if you have something in quantitative, it is very easy to make the layman understand. ठीक है ना. जब भी कोई चीज आपको टेक्स्ट की फॉर्म में मिल रही होती है, कोई चीज आपको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मिल रही होती है, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको आगे प्रेजेंट करना मुश्किल होता है, ठीक है. लेकिन व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, तो आप लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. यूजुअली ये वाली क्वालिटी, मतलब ज्यादातर लोग जो है वो न्यूमेरिक्स
न्यूमेरिक्स की फॉर्म में और ग्राफ्स की फॉर्म में चीजों को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो वर्डिंग में जाए, क्योंकि वर्डिंग को समझने के लिए यू हैव टू बी द एक्सपर्ट ऑफ द लैंग्वेज, यू हैव टू बी एक्सपर्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजीज, जार्गन्स। आपको जार्गन्स आने चाहिए, आप जिस फील्ड की बात करें उसके जार्गन्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको जार्गन्स नहीं पता, टर्म्स आपको नहीं पता, then you are unable to understand the particular thing which is given in the form of text, right? But if you are getting the similar things in the form of numbers, in the form of percentages or the graphs, then it is very easy for you guys to comprehend the things. ठीक है ना, उसको comprehend करना इजी होता है, आप उसको आराम से समेट के और जो प्रेजेंट करने वाला बंदा होता है वो भी इजीली प्रेजेंट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड परसेंटेजेस, राइट? सो व्हेन यू गो to your particular fields in the organization where you do your, like either you are doing your own business or you are trying to make people understand that what you are going to do, or even in the organization when you are working as a manager and you have to present something to your bosses. So when you have the facts and figures and numbers and percentages, it will be very strong presentation for you guys. ठीक है, नॉर्मली यही होता है, राइट? तो इसलिए साइंटिफिक अप्रोच इसी वजह से इंपॉर्टेंट होती है कि वो मैनेजर्स को मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इसलिए हेल्प कर रही होती है कि दे हैव द कंप्लीट नंबर्स एंड यू नो दिस थिंग दैट लाइक यू गाइस हैव already studied the communication. So in communication, concreteness is also one important thing, right? So when you are talking something, you are telling someone on the basis of concreteness, the concrete figures and facts, then your research or whatever you have done, your presentation is quite attractive, right? And people will always remember the itna percent. So that's why it is important.